यार पिछले हफ्ते ना मेरा एक दोस्त मिला। स्कूल टाइम का दोस्त था। बहुत टाइम बाद मिला था। ठीक है, तो मैंने पूछा कि अरे भाई कैसा है, सब बढ़िया। यार क्या बताऊं, जिंदगी बढ़िया है, पर बेटी के स्कूल में एडमिशन ने ना दिमाग का दही का रखा है। मैंने सोचा हाँ भाई, थोड़ी तो दौड़ भाग करनी ही होती है, क्योंकि आखिर स्कूल अच्छा चुनना पड़ता है, एजुकेशन देखनी पड़ती है, स्कूल की कंडीशन देखनी पड़ती है। बट देन ही शोड मी द फीस स्ट्रक्चर ऑफ ए डिसेंट प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली। और भाई मेरा तो दिमाग हिल गया। सीरियसली, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फीस और फिर ना जाने कौन कौन से हिडन चार्जेस, टोटल मिला के इतना कि उसके 12 साल की स्कूल फीस में मैं आराम से एक ठीक ठाक स्टार्टअप खड़ा कर सकता हूं। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है, और ये इंडिया के उन करोड़ों मिडिल क्लास पेरेंट्स की कहानी है जो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पे लगा देते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये प्राइवेट स्कूल इतनी फीस बढ़ा कैसे रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है, कानून क्या कहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड में। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ स्कूल फीस का टॉपिक रेयर क्राइम केसेस कैसे हो सकता है भाई। बट जब आप इसे सुनेंगे तब पता चलेगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रियली में रेयर है। तो आज हम चीर फाड़ करेंगे इंडिया के प्राइवेट स्कूल जो फीस क्राइसिस हो रहा है उसकी। हम समझाएंगे कि आपकी मेहनत की कमाई आखिर जा कहाँ रही है। आई प्रॉमिस यू, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस की स्लिप को एक अलग ही नजर से देखोगे। सो स्टिक अराउंड। ओके, सो सबसे पहले लेट डाइसेक्ट द प्रॉब्लम। ये जो प्राइवेट स्कूल की फीस है ये इतनी ज्यादा क्यों है। स्कूल कहते हैं कि भाई ऑपरेशनल जो कॉस्ट है वो स्कूलों की बढ़ गई है। बट इज इट दैट सिंपल? लेट्स सी। सबसे पहले और सबसे बड़ा झोल है कि ये द नॉन प्रॉफिट पैराडॉक्स। आपको पता है इंडिया के कानून के हिसाब से कोई भी स्कूल फॉर प्रॉफिट यानी सिर्फ मुनाफे के लिए चलाया ही नहीं जा सकता। स्कूल को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी जैसे कि एक ट्रस्ट या फिर सोसाइटी के अंडर रजिस्टर करना होता है। आइडिया बड़ा नेक था कि एजुकेशन एक सर्विस रहे बट बिजनेस ना बने। पर दिस इज इंडिया, यहाँ हर कानून का एक जुगाड़ होता है। ठीक है, तो सीन क्या होता है कि स्कूल के जो मालिक है यानी कि प्रमोटर, वो एक टू टायर स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक तरफ वो एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट बनाते हैं जो कि ऑफिशियली स्कूल को चलाता है और आपसे फीस लेता है, और दूसरी तरफ एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाता है जो अक्सर उन्हीं ट्रस्टी या उनके रिश्तेदारों की होती है। अब सारा खेल शुरू होता है। वो फॉर प्रॉफिट कंपनी स्कूल की जमीन या फिर बिल्डिंग ऑन करती है। ठीक है, और स्कूल जो है वो उस कंपनी को हर साल भयंकर इन्फ्लेटेड लीज रेंट पे करता है। मतलब कि जो उस जमीन को यूज करने के लिए वो एक रेंट पे करता है। ठीक है, तो जो कैपिटल एसेट था वो स्कूल के लिए एक रिकरिंग और हाई वैल्यू खर्चा बन जाता है। पैसा ट्रस्ट से निकल के मालिक की फॉर प्रॉफिट कंपनी में जाता है। स्मार्ट राइट? इतना ही नहीं, स्कूल की ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, यहाँ तक कि बच्चों की यूनिफॉर्म और किताबें, ये सारी सर्विस भी वही फॉर प्रॉफिट कंपनी या उसकी कोई सिस्टर कंपनी प्रोवाइड कराती है, और मार्केट रेट से कहीं ज्यादा दाम पर। स्कूल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब लेजिट एक्सपेंसेस होते हैं, पर असल में एक करोड़ों का प्रॉफिट बनाता है। ट्रस्ट से निकल के एक करोड़ों का प्रॉफिट ट्रस्ट से निकल के प्राइवेट पॉकेट में जा रहा है, और इसलिए स्कूल को हर साल फीस बढ़ानी पड़ती है क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना रेगुलेटर और पेरेंट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अब आते हैं दूसरे झोल पे, ये है द हिडन चार्जेस। जो आपको फीस स्लिप पे दिखता है वो बस ट्रेलर है,
पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी ये जो स्क्रीन पे जो लिस्ट चल रही है, इसके अंदर डेवलपमेंट फीस क्या है? स्कूल कहता है कि जब कैंपस को डेवलपमेंट के लिए जो पैसे लगते हैं ये उसके लिए है, पर कितना डेवलपमेंट और कब होगा कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। ठीक है, एनुअल चार्जेस किस चीज के? स्कूल की मेंटेनेंस के। तो ट्यूशन फीस फिर किस चीज की ली जा रही है? और सबसे बड़ा स्कैम यूनिफॉर्म और बुक्स का है। स्कूल आपको फोर्स करेगा कि आप जो यूनिफॉर्म पहनेंगे, जो बच्चे यूनिफॉर्म पहनेंगे, वो यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बेल्ट और उनके डेजिग्नेटेड वेंडर से ही खरीदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेंडर उन्हीं का ही है और मार्केट रेट से 30 से 40% ज्यादा का दे रहा है। किताबें, पब्लिशर तो वही है, पर स्कूल वर्जन का जो कवर, एक तो स्कूल वर्जन के ऊपर का कवर अलग होता है, ठीक है, और 2 चैप्टर एक्स्ट्रा होंगे और प्राइस डबल हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं और से खरीद ही नहीं सकते। वन पेरेंट्स इन पुणे रिपोर्टेड पेइंग 15,000 रुपीज फॉर यूनिफॉर्म सेट। 15,000। ये सीधी की सीधी एक्सप्लॉइटेशन है इसका, और कोई तुक ही नहीं बैठता। 15,000 की यूनिफॉर्म। तो जब आप 1 लाख की ट्यूशन फीस सुनते हैं तो मान के चलिए कि भाई साल के का कुल खर्चा 1.5 या 2 लाख तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और अभी तो हमने वो काउंट नहीं किया जो ये एक्स्ट्रा ट्रिप्स के ले लेते हैं, विजिट्स के ले लेते हैं, अगर ये कहीं पर घुमाने के लिए ले जाते हैं तो उस चीज के ले लेते हैं। तो सवाल उठता है कि हम जो पेरेंट्स हैं वो ये सब सहते क्यों हैं? इसका जवाब है एक भस्मासुर, द एस्पिरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फीस इन्फ्लेशन साइकिल। ठीक है, ये काफी फैंसी सी टर्म हो गई, लेकिन इसे मैं अभी समझाता हूं। सीन क्या है कि हमारे देश में अच्छे स्कूल का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ही नहीं। ठीक है, तो हम पेरेंट्स क्वालिटी कैसे जज करते हैं कि विजिबल जो चीजें विजिबल है, ठीक है, बड़ी सी ग्लास वाली बिल्डिंग हो, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल हो, एयर कंडीशन क्लासरूम हो, और घोड़े जैसे दौड़ते हैं ना वैसा बड़ा सा मैदान हो, राइट? स्कूल इस साइकोलॉजी को अच्छे से समझता है। वो अपनी मार्केटिंग इसी हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है। टीचर की क्वालिटी या फिर स्कूल की जो लर्निंग आउटकम है इस पे नहीं करता। पता है ना कि जितना महंगा स्कूल दिखेगा उतना प्रीमियम ब्रांड वैल्यू होगी। तो वो बैंक से करोड़ों का लोन लेकर यही सब बनाते हैं कि भाई बिल्डिंग अच्छी हो, पूरा का पूरा ग्राउंड बहुत शानदार दिखे, और लाइब्रेरी बहुत सुंदर दिखे, और सब कुछ हो। और उस लोन को चुकाने के लिए वो आपसे हाई फीस लेता है, और आप खुशी खुशी दे भी देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई महंगा है तो बेहतर है। ये एक एंडलेस साइकिल है। पेरेंट्स की जो एस्पिरेशंस है वो फ्यूल करती है डिमांड को, और डिमांड शुरू होती है प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर से, which leads to the high fees, which further cemented the school elite brand। इसे एडुफ्लेशन के पीछे एजुकेशन नीड्स तो कम होती हैं और एस्पिरेशन फॉर कमर्शियलाइजेशन ज्यादा होता है, और इस सब के बीच में स्कूल की जो फीस हाइक होती है वो सबसे बड़ा इसका यही जस्टिफिकेशन होता है। और इन सब के बीच में स्कूल फीस का एक और सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि हमें टीचर्स को अच्छी सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है ना, तो इसलिए हम फीस बढ़ा रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट पैराडॉक्स, टीचर सैलरी पैराडॉक्स। कुछ सैलरी वेबसाइट पे आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल के टीचर की जो एवरेज सैलरी है वो 22 लाख रुपए सालाना है। क्या सच में 22 लाख रुपए? ये डेटा पूरी तरीके से मिसलीडिंग है। ये डेटा उन 1% एलीट इंटरनेशनल स्कूल्स का है जहां फीस जो है वो 10 से 12 लाख सालाना होती है। असलियत क्या है? एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में मेजोरिटी जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनकी जो सैलरी होती है उनको ऑलमोस्ट चिल्लर के बराबर मिलती है। मेजर सिटीज में तो इन हैंड सैलरी 20,000 से 40,000 महीना होती है। क्यों? क्योंकि टीचर्स की ओवर सप्लाई है, यूनियन स्ट्रांग नहीं है, और स्कूल उन्हें ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है ताकि कि उन्हें को पीएफ भी ना देना पड़े।
सोच के देखिए, आपसे करोड़ों रुपए की फीस ले ली जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की और ब्रांड के नाम पे, ठीक है, और वो पैसा मालिक की जेब में जा रहा है। लेकिन जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ाएगा, उसको ऐसी सैलरी मिल रही है कि वो अपना खुद का प्रोफेशन छोड़ना चाहता है कि भाई मुझे टीचिंग करना ही नहीं है, कोई और दिला दो जिसके अंदर ज्यादा पैसा हो। ये साफ दिखाता है प्रायोरिटी क्या है, प्रॉफिट और ब्रांडिंग है या फिर क्वालिटी टीचिंग है। अब आप सोचिए कि अगर इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट, कोर्ट्स, रेगुलेटर्स ये सब क्या कर रहे हैं आखिर? वेल, दैट्स वेयर द स्टोरी गेट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। हमारे देश में फीस रेगुलेशन का जो सिस्टम है वो एक पैच वर्क है, कोई एक नेशनल लॉ है ही नहीं। हर स्टेट अपनी अपनी ढोलकी बजा रहा है। पूरे सिस्टम की नींव दो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उस पर टिकी हुई है। पहला है T.M.A. पेपर, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल है वो अपनी फीस स्ट्रक्चर जो है वो खुद से फिक्स करेंगे, उनके पास उनकी ऑटोनॉमी है, ठीक है, ये उनकी आजादी है। स्टेट उन्हें रिजिडली रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने दो बड़े शब्द इसमें इस्तेमाल किए। स्कूल की जो प्रॉफिटेरिंग मतलब कि मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस है वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। हाँ, वो एक रीजनेबल सरप्लस जरूर कमा सकते हैं ताकि कि स्कूल की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। और दोस्तों, यही जो रीजनेबल सरप्लस है ना, ये सब सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ये रीजनेबल कितना होता है? 10%, 20% या 50%? कोर्ट ने इसे डिफाइन ही नहीं किया। तो स्कूल कहते हैं कि भाई हमारा जो 40% सरप्लस है यही रीजनेबल है, और पेरेंट्स को ये प्रॉफिटेरिंग लगता है। तो भाई केस चलता रहता है और सालों तक चलता रहता है, रुकता ही नहीं है। फिर है मॉडर्न स्कूल केस। ये केस हुआ था मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 के अंदर। इसमें कोर्ट ने थोड़ी सी भाई क्लियरिटी दे दी, पर सिर्फ दिल्ली के उन स्कूलों के लिए जिन्हें डीडीए से सस्ते दाम पर जमीन मिली है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इन स्कूलों को कोई भी फीस हाइक करने से पहले गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। पर इससे सिर्फ दिल्ली के कुछ 350 स्कूल कवर होते हैं, ठीक है। बाकी देश का क्या? वो भी अभी टीएमए पे के ऊपर जो रीजनेबल सरप्लस वाली पॉलिसी चलाता है उसी के अंदर फंसे हुए हैं। ये हेडलाइन अभी हाल ही किया, जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, वो हेडलाइन जस्ट अभी हाल ही की है। 20 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट को वही बात दोबारा बोलनी पड़ रही है कि स्कूल सुनने को तैयार ही नहीं है जिस बात को। अब देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स क्या कर रहे हैं, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग कंपैरिजन है। हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो 4 स्टेट्स में कर रहे हैं, गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में। देखते हैं गुजरात का मॉडल। गुजरात का मॉडल है भाई, इन्होंने एक कैप लगा दिया पहले ही, ठीक है ना। गुजरात ने सीधा मैक्सिमम फीस कैप लगा दी है। प्राइमरी स्कूल के लिए 15,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, सेकेंडरी स्कूल के लिए 25,000 से सालाना ज्यादा नहीं ले सकते। अगर किसी स्कूल की इससे ज्यादा चार्ज करना है तो उन्हें फीस रेगुलेटरी कमेटी को जाकर पूरा हिसाब किताब देखकर स्पेशल परमिशन लेनी होगी। ये भाई डायरेक्ट इंटरवेंशन है, स्कूल के काम में डायरेक्ट इंटरवेंशन है। अब उत्तर प्रदेश का मॉडल, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। यूपी ने एक फॉर्मूला बना दिया है कि स्कूल हर साल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो होती है, यानी कि महंगाई दर है, प्लस 5% ऑफ द फीस हाइक, ठीक है, ताकि फीस वो उतने तक अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। ये एक क्लियर और प्रिडिक्टिव फॉर्मूला है। अब महाराष्ट्र का मॉडल देख लेते हैं। ये ग्रीवेंस बेस्ड फॉर्मूला है। यहां का कानून कहता है कि अगर किसी स्कूल की फीस हाइक को चैलेंज करना है तो कम से कम 25% जो उस स्कूल के बच्चे हैं उसके पेरेंट्स एक साथ आकर कंप्लेन करनी होगी। अब आप ही खुद सोचिए कि 25% पेरेंट्स को इकट्ठा करना, वो भी जब सबको डर है कि भाई स्कूल में उनके बच्चों को टारगेट किया जाएगा, कितना मुश्किल है।
हालांकि अब वो इससे बदलने का सोच रहे हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन सोच रहे हैं। दिल्ली का मॉडल, अब दिल्ली का मॉडल देखते हैं। ये एक कमेटी ड्रिवन कैओस है, ठीक है। दिल्ली का केस सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है। पहले तो वो प्रायर अप्रूवल वाला सिस्टम था। अब 2025 में जो भयंकर पेरेंट्स का प्रोटेस्ट होने के बाद दिल्ली सरकार एक नया ऑर्डिनेंस लेके आई है। इस नए ऑर्डिनेंस में एक 3 टायर कमेटी सिस्टम प्रपोज किया गया है, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कूल लेवल कमेटी में 5 पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, जिनका सिलेक्शन लॉटरी के बेसिस पे होगा। और अगर स्कूल ने गलत तरीके से फीस बढ़ाई तो 10 लाख तक का फाइन और स्कूल के मैनेजमेंट को टेक ओवर भी किया जा सकता है। साउंड्स ग्रेट, राइट? पर इसमें भी बहुत बड़ा जोल है। पेरेंट्स का जो ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि भाई सरकार ने ये ऑर्डिनेंस लाने से पहले उनसे कंसल्ट भी नहीं किया और बंद कमरे में ये क्या नाम है डिसीजन ले लिया गया। अब तो आप देख रहे हैं ना कि कहीं तो कैप लगा हुआ है, कहीं पे फॉर्मूला लगा हुआ है और कहीं पे कमेटी लगी है। पूरा सिस्टम एक खिचड़ी सा बन चुका है। और इस खिचड़ी का फायदा कौन उठा रहा है? वही जिनके पास पावर है और पैसा है। अब जो नेता लोग हैं वो तो अपने बच्चों को क्या नाम है विदेश में भेज लेते हैं, और तुम जो गरीब गरीब इंसान हो, कॉमन आदमी है, वो अपने भाई यहीं पर ही सड़ो क्योंकि तुम गरीब हो। ओके, तो थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव के लिए देखते हैं कि भाई दुनिया के दूसरे स्कूलों, जो दूसरे देश है, ठीक है ना, उन्होंने ये प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं। बेसिकली 2 मॉडल हमने लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए क्योंकि ज्यादा तो फिर और ज्यादा हो जाएंगे। चाइना का मॉडल, फिर जापान का मॉडल। हमने जो लिए हैं चेक करने के लिए, वो पहला मॉडल है, ठीक है, जो कि फिनलैंड और जर्मनी का मॉडल है, जहां की एजुकेशन को एक पब्लिक गुड्स माना जाता है, ठीक है। फिनलैंड, जिसे दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, एजुकेशन हर लेवल पे बिल्कुल फ्री है। सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, बल्कि किताबें, स्कूल मील्स, हेल्थ सर्विस, सब कुछ। या 98% जो स्कूल है वो पब्लिक फंडेड है। और जो 2% प्राइवेट स्कूल हैं भी, उन्हें भी गवर्नमेंट ही फंड करती है। वो भी ट्यूशन फीस नहीं ले सकते हैं, और अगर उन्होंने कोशिश की तो उनको बंद कर दिया जाएगा। वहां फॉर प्रॉफिट स्कूल का कॉन्सेप्ट इलीगल है, कंफर्म इलीगल है, कोई फॉर प्रॉफिट ले ही नहीं सकता। दूसरा है यूके और यूएसए मॉडल, जहां एजुकेशन एक मार्केट चॉइस है। यूके में 2 सिस्टम है, स्टेट फंडेड स्कूल जो कि फ्री है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल अपने यहाँ पर होते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कूल की भी फीस ली जाती है, कम ली जाती है लेकिन ली जाती है। और एक हाई फीस प्राइवेट स्कूल, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर। वहां प्राइवेट स्कूल जो अपनी फीस है वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से सेट करते हैं, ऊपर नीचे वो जो मर्जी कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, उनके ऊपर है। लेकिन सरकार प्राइस कंट्रोल नहीं करती वहां पर, लेकिन वहां सरकार क्वालिटी पे बहुत सख्ती रेगुलेट करती है। इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे कि ऑफस्टेड, ठीक है, वो रेगुलरली इंस्पेक्शन करते हैं, और अगर स्कूल के स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते तो वो उसे बंद भी कर सकती है। प्राइस नहीं, क्वालिटी कंट्रोल करती है वहां की गवर्नमेंट। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि भाई एक क्लियर फिलॉसफी होना जरूरी है। क्या एजुकेशन एक पब्लिक सर्विस है जिसे अफोर्डेबल होना चाहिए, जैसे कि फिनलैंड मानता है, या ये एक प्राइवेट सर्विस है जहां क्वालिटी इंश्योर करनी चाहिए, जैसे कि यूके मानता है। इंडिया इन दोनों के बीच में कहीं फंसा हुआ है। हम कानून में कहते हैं कि भाई एजुकेशन एक नॉन प्रॉफिट है, पर रियलिटी में हमें इसे एक अनरेगुलेटेड मार्केट बना के रख दिया। ओके, हमने भाई प्रॉब्लम तो समझ ली, झोल भी समझा, कानून की खिचड़ी भी देख ली। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, भाई सॉल्यूशन क्या है? व्हाट्स द पाथ फॉरवर्ड? सिर्फ प्रोटेस्ट करने से या कोर्ट जाने से तो काम नहीं दिख चलेगा भाई, ठीक है। एक होलिस्टिक और मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए हमें। एक्सपर्ट 4 सॉल्यूशन को सजेस्ट करते हैं, जो कि भाई मेरे नहीं है, लेकिन क्या नाम है कुछ दोस्तों से इंफॉर्मेशन ली है, कुछ क्या नाम है मैंने खुद की रिसर्च की है, उन सबको मिला के 4 सॉल्यूशन निकाले। अगर इनमें से 4 में से
एक या दो भी अप्लाई हो जाता है ना, तो एजुकेशन की एटलीस्ट सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन है, वो काफी अच्छी हो जाएगी। हर प्रॉब्लम की जड़ है इंफॉर्मेशन की कमी, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है भाई। एक नेशनल मैंडेट होना चाहिए कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी डिटेल्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पब्लिक गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, गवर्नमेंट ये कर भी सकती है और वो भी कर सकती है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आरटीआई लगा दे कि भाई आखिर जाती कितनी फीस है, जिसमें हर एक खर्चे का हिसाब हो, टीचर्स की सैलरी से लेके मालिक की कंपनी को दिए गए रेंट तक, यहां तक कि जो जिस जिस कंपनी को पैसा जा रहा है, जहां से फोर्स किया जा रहा है, वो किसकी दुकानें हैं, उसका रिलेशन जो इसका मालिक है उससे तो नहीं है, ये सब भी देखा जाना चाहिए। जब हिसाब किताब सबके सामने होगा ना, तो झोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई इंफॉर्मेशन, ये तो ट्रांसपेरेंसी तो भाई सबको चाहिए, ठीक है, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सेकंड पिलर है, मतलब कि सेकंड सॉल्यूशन है रिवाइटलाइजेशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन। ये दोस्तों एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, बट अल्टीमेट सॉल्यूशन है। सोचिए, लोग प्राइवेट स्कूल में जाते क्यों हैं? चॉइस से नहीं, नहीं, मजबूरी से जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन नहीं है। जिस दिन सरकार ने अपने स्कूलों को आलीशान बना दिया, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दे दी, वेल ट्रेंड और अकाउंटेबल टीचर्स दे दिए, मॉडर्न करिकुलम दे दिया, तो प्राइवेट सेक्टर का आधा खेल ही खत्म हो जाएगा। जब आपके पास एक हाई क्वालिटी फ्री अल्टरनेटिव होगा, तो भाई प्राइवेट स्कूल को अपनी मनमानी फीस लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। रियल कंपटीशन विल बी द रियल बेस्ट रेगुलेटर। अब इसके अंदर भाई, मैं वैसे तो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ भाई, जो आम आदमी पार्टी है उसने जो सरकारी स्कूलों की कंडीशन कर दी, वो बहुत शानदार की थी, ठीक है। मैं खुद स्कूलों में जाके देख के आया हूं और भाई कंडीशन बहुत अच्छी है। और उन्होंने भले ही क्या नाम है, वो पूरी तरीके से नहीं कर पाए, काफी सारे स्कूलों में नहीं भी हुआ, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने शुरुआत की ना, एटलीस्ट एजुकेशन पे जो वो डाला, उसका असर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, मैं खुद मानता हूं। मेरे जो खुद के जो मेरा एरिया है, उस एरिया के अंदर एक स्कूल ओपन हुआ है, ठीक है, बिल्कुल जस्ट पास में, बहुत शानदार स्कूल है। अभी मार्च के अंदर उसकी इनॉग्रेशन हुई है, तो अभी क्या नाम है, उसमें बच्चे शिफ्ट होने शुरू होंगे, तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम चालू होगा। पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन और पावर देनी होगी। हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडीज बनानी होंगी, जो कि टाइम बाउंड मैनर पे आपकी शिकायतें का निवारण करें। जैसा दिल्ली ऑर्डिनेंस, जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने ऑर्डिनेंस लेके आई है कि भाई पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव का जो आइडिया है ना, वो आइडिया बहुत शानदार है। उससे पेरेंट्स को पावर मिलेगी, ठीक है, कि वो स्कूल को मनमानी फीस ना बढ़ाने दे। उसे नेशनल लेवल पे और स्ट्रॉन्ग करके लागू करना होगा। पेरेंट्स को लीगल एड देनी होगी ताकि कि वो सिस्टम से लड़ पाए। अब चौथा सॉल्यूशन, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया है, उसके बेसिस पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपोर्ट्स कहती है कि नॉन प्रॉफिट का जो कानून है वो कंप्लीटली फेल हो चुका है। इसने जो जस्ट प्रॉफिट अभी भी स्कूल बना रहे हैं, बस ये है कि वो सारा का सारा प्रॉफिट अब अंडरग्राउंड से चल रहा है, ठीक है, वो आंखों के सामने नहीं है। तो क्यों ना हम इस हिपोक्रेसी को खत्म कर दें, ठीक है, और उसको रियल में प्रॉफिट बेस्ड कंपनी बना दे, रेगुलेटेड फॉर प्रॉफिट कंपनी बना दे। तो इससे वो उसकी जो ऑपरेटिंग होगी, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, टैक्स के दायरे में आएंगे, वो सब कुछ उनको रिवील करना पड़ेगा कि हाँ भाई किसको कितना दे रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं बीच में घपला तो नहीं कर रहे, पैसे गायब तो नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, इसके साथ एजुकेशनल क्वालिटी, पेरेंट्स प्रोटेक्शन और लर्निंग के जो आउटकम है, और भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने होंगे इसके लिए। ये बहुत डिफिकल्ट डिबेट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये प्राइवेट स्कूल की फीस का जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ पैसों का नहीं है, ये हमारे देश के फ्यूचर का मुद्दा है।
ये इस बात का मुद्दा है कि क्या क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ अमीर का अधिकार बन के रह गया है या ये हर बच्चे का हक है। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ये आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन अब ये तो पूरा पूरा मतलब कि तुम फीस नहीं दे सकते तो बेकार स्कूल में पढ़ो, इतने बेकार में जिसमें आधे टाइम पे टीचर नहीं होते, ये तो गलत चीज है ना। सिस्टम इज कंप्लीटली ब्रोकन, ठीक है, लेट्स फेस इट, सिस्टम इज कंप्लीटली ब्रोकन। इट्स अ साइकिल ऑफ फेलिंग पब्लिक स्कूल क्रिएटिंग डेस्परेट डिमांड, a paradoxical law encouraging opaque finances and a lack of transparency allow unchecked fee hike। बदलाव आना तो भाई जरूरी है, और वो बदलाव तभी आएगा जब आप और मैं, हम सब अवेयर होंगे, जब हम सब सवाल पूछेंगे अपने स्कूल से, अपने लोकल एमएलए से, लोकल एमपी से, अपनी गवर्नमेंट से। नेक्स्ट टाइम जब आपके बच्चे की स्कूल की फीस हाइक का सर्कुलर आए तो आप चुप मत रहिए, सवाल कीजिए, इंफॉर्मेशन मांगिए, अपने राइट्स को जानिए, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन फीस हाइक, दिस इज अबाउट सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, हर उस पेरेंट्स के साथ जिसे आप जानते हैं। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं राज और दिस इज रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।